हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनिमल किंगडम का चैप्टर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इस चैप्टर में मूव करने वाले हैं, ठीक है। देन एक एक हम फाइलम को पूरा प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देते जाना। अच्छा, एनिमल्स के बारे में आपको स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें पता है जो आप पहले से जानते आए हो। जैसे कि हम ये चीज़ हमें पता है कि एनिमल्स में जो सेल होती है वो सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट सी चीज़, अगर आप बात करो, जब आप किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने ये चीज़ देखा होगा कि सिंगल सेल यूकैरियोट को सबको उठा के कहाँ पर पटक दिया था, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था। अब हमें ये भी चीज़ पता है कि कुछ इनमें मेंबर्स ऐसे थे जैसे कि प्रोटोजोआ, जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे। हालांकि उन्हें एनिमल किंगडम में हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो सिंगल सेल यूकैरियोट थे, तो उनको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में, तो उनको आप प्रोटिस्टा में ही हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल किंगडम में प्रॉपर पढ़ना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और हम हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। प्लांट तो क्या थे, ऑटोट्रॉफ होते थे। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो प्लांट में ये स्टोर फूड कुछ अपने स्टार्च के फॉर्म में करते थे, एनिमल कुछ डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि फैट, ग्लाइकोजन। तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें जो हमें ऑलरेडी पहले से पता होती हैं। तो शुरुआत कुछ यहीं से करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान देना, जस्ट एक सेकेंड। चलिए स्टार्ट करें। अगर मैं यहाँ पे एक दो चीज़ अगर आपसे शेयर करना चाहूँ, जो अभी अभी आपसे मैंने बात करी वही सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। हम दूसरी चीज़, हमारे अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और स्टोर्ड फूड की अगर मैं बात करूं तो स्टोर्ड फूड हमारे में ग्लाइकोजन हो गया, फैट हो गया, इस फॉर्म में स्टोर्ड फूड हमारे में प्रॉपरली क्या होता है, स्टोर होता है। बट इसी तरीके से हम बढ़ते गए। फिर हुआ क्या, जब आप इकोलॉजी में पढ़ते हो या आप छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लगभग 1.8 to 1.9 मिलियन स्पीशीज ऐसी थी जो डिस्कवर करी गई, ठीक है, मतलब खोजी गई हैं। जिनमें से आप अगर बात करो लगभग 1.3 मिलियन स्पीशीज ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की थी, मतलब इतनी प्रजाति तो सिर्फ एनिमल्स की है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें 13 लाख स्पीशीज़ को, इतनी प्रजातियों को अगर पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कन्फ्यूज़न आएगी, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना कुछ सिंपल से तरीके निकाले जाएं, जैसे कि इनको कुछ कैटेगरीज में बांट दिया जाए। कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया लेना पड़ेगा कि हम इन्हें प्रॉपरली कुछ क्राइटेरिया में बांट दें और अच्छे से हम क्या करें, इन्हें समझ सकें। तो कुछ इसी तरह का क्राइटेरिया लिया गया, जैसे कि मेनली तो मैं अभी 2-3 क्राइटेरिया ही बताऊंगा, जिसके बेस पे आपकी बुक में चार्ट भी दिया है, तो उसी को ब्रेक डाउन करके हम पढ़ते जाएंगे। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे, जैसे कि ये कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनका बॉडी किस लेवल का बना है, जैसे कि ये सेल्स के बने हैं, या फिर इनमें अब टिश्यू लेवल आ गया है, या फिर अब इनमें टिश्यू से ऑर्गन लेवल आ चुका है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया है। जैसे हम हैं ह्यूमंस, हमारे में हम डेवलप होते ऑर्गन सिस्टम लेवल तक आ गए। मतलब कि अगर हमें डाइजेशन करना है तो डाइजेशन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। माउथ है, ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारा आधार लिया गया कि ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस पे भी डिवाइड करो कि कौन टिश्यू लेवल के हैं, कौन सेलुलर लेवल के हैं जिनमें सेल्स ही प्रेजेंट हैं, अभी टिश्यू नहीं आया, कौन ऑर्गन है, कौन ऑर्गन सिस्टम है। ये एक क्राइटेरिया लिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिया गया कि इनमें बॉडी की सिमिट्री देखी गई। सिमिट्री क्या होती है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो कि मैं उसको कैसे 2 इक्वल पार्ट में बांट सकता हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा था, सिमिट्री बोल रहा था। कि अगर मैं इनको माउथ से लेके एनस तक अगर मैं बांट रहा हूँ, जैसे अगर ह्यूमंस में या हमारे केस में अगर बात करें
तो हम माउथ से लेके एनस तक अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं और वो बराबर बराबर भाग में बट रहा है तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता था। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मैं किसी भी एंगल से काट रहा हूँ, किसी भी एंगल से उसको कट कर रहा हूँ और वो हर बार 2 इक्वल पार्ट में बट रहा है, बट ध्यान क्या रखना होता था, हर बार आपकी कैंची सेंटर से चलनी चाहिए, हर बार आपकी कैंची सेंटर वाले लाइन से गुजरे, तो उसको आप रेडियल सिमेट्री बोलते थे। अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। एक और ऐसी चीज़ थी कि जिसमें आप कहीं से भी काटने की कोशिश करो वो ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में बट ही नहीं सकता था। ऐसों को आप क्या बोलते थे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते थे। तो सिमेट्री का भी आधार लिया गया। 2 आधार हमारे पास समझ आए। पहला क्या कि बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दूसरा बॉडी की सिमेट्री देखी गई। ठीक है, बॉडी की सिमेट्री देखी गई, प्लस ये देखा गया कि बॉडी कैसे एम्ब्रियो से मतलब डेवलप हो रही है। जैसे अभी मैं समझाऊंगा कैसे होती है जर्म लेयर, कि 2 जर्म लेयर है कि 3 जर्म लेयर है इनके एम्ब्रियो में, ये अभी हम बात करेंगे आगे। और एक हम तीसरा क्राइटेरिया लेते थे इनके केस में, सीलोम, कैविटी के बेस का लेते थे कि मतलब इनके बॉडी के अंदर क्या कोई कैविटी प्रेजेंट है, मतलब क्या खाली जगह, खाली स्पेस प्रेजेंट है। जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती थी उन्हें हम बोलते थे सीलोमेट एनिमल्स, जिनमें कैविटी एब्सेंट होती थी उन्हें हम एसीलोमेट बोलते थे। जस्ट यही 2-3 क्राइटेरिया आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। ये चार्ट बना भी है, इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसको हम ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे भी, ठीक है, ब्रेक डाउन करके हम पढ़ेंगे भी। बस अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो क्या क्या चीजें। देखो, क्या हमें ये चीज पता है, एनिमल्स की अभी मैं बात कर रहा था, लगभग 1.3 मिलियन स्पीशीज, 1.3 मिलियन स्पीशीज। अब यहाँ पे दिमाग यही लगाना था कि इन्हें कई पार्ट्स में बांटना था। तो पहला आधार मैंने क्या लिया, पहला क्राइटेरिया क्या लिया कि इनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन देख लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया लिया। दूसरा, बॉडी की सिमेट्री देख लो, बॉडी की सिमेट्री देख लो। अभी बताया था क्या होता है बॉडी सिमेट्री, या फिर बॉडी सिमेट्री कह लो या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अभी बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप तीसरा क्या ले लो, सीलोम, जिसको आप कहते हो बॉडी की कैविटी, सीलोम। सीलोम है कि नहीं है इसके बेस पे हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, इन्हीं में तो मैं बात करूं अगर एक एक करके। कुछ थे जो सेलुलर लेवल के थे, मतलब जिनमें सेल्स ही प्रेजेंट थी। कुछ मैंने पाया जो टिश्यू लेवल के थे, कुछ को मैंने पाया जो ऑर्गन, या आप कह लो बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल, कुछ इन्हें पाया। अगर मैं बात करूं ऐसा मुझे किन में देखने को मिल रहा था, सेलुलर लेवल मुझे देखने को मिल रहा था कहां पर, पॉरीफेरा में। ये सब क्या है, फाइलम है, हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये सारे फाइलम एनिमल्स के फाइलम है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सेलुलर लेवल में तो सिर्फ पॉरीफेरा आया, टिश्यू लेवल पे 2 ऑर्गेनिज्म और आए, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर आए यहां पर ऑर्गन लेवल, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, देखो जो प्लेटीहेलमिन्थीज थे ये ऑर्गन इनमें प्रेजेंट था, बाकी सारों में ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट था। और ये कहां तक, कॉर्डेटा तक।
ये सब में ऑर्गन सिस्टम था, इसमें ऑर्गन था, ठीक है। उसी तरह और अगर मैं बात करूं यहीं पर कि इनके बॉडी में सिमिट्री कैसी थी, पॉरीफेरा जो थे इनमें बॉडी में कोई सिमिट्री नहीं नजर आती थी, मतलब ये एसिमेट्रिकल थे। मतलब आप कहीं से भी काटो ये दो इक्वल पार्ट में बट ही नहीं रहे थे भाई साहब, तो ये क्या थे, एसिमेट्रिकल थे। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस हो रही होती है तो हमें भी पता है जाइगोट, मैं अभी आगे बताऊंगा भी, जाइगोट से और डिवीजन होते 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 मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज आती है, जहाँ पर ऐसे एम्ब्रियो जो होता है उसकी जो सेल्स होती है ऐसे कुछ लेयर में बट जाती है। अगर वो ऐसे दो लेयर में बट गई तो उसको आप बोलोगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर ऐसे तीन लेयर में बट गई, बीच में और कोई सेल्स की लेयर आ गई, तो ऐसों को आप क्या बोलोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इनको डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अभी आगे बताऊंगा भी होता क्या है, अभी खाली जान लो नॉर्मल सा। तो ये क्या थे, पॉरीफेरा क्या थे, ये डिप्लोब्लास्टिक थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। अगर मैं बात करूं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी थे, ये सब में सिमिट्री आनी शुरू हुई, कौन सी आई, रेडियल सिमिट्री आई, बताया था इनमें रेडियल सिमिट्री नजर आई। एक एक करके देखेंगे होती क्या है। रेडियल सिमिट्री बस होता है कि आप उसको कहीं से भी काटो, बस लाइन हर बार सेंटर से होकर गुजरनी चाहिए और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हर बार सेंटर से होकर गुजरे और वो दो पार्ट में बढ़ जाए, उसी को मैं क्या बोलता था, रेडियल सिमिट्री का नाम दे देता था, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा अभी रेडियल सिमिट्री। और ये भी कैसे होते थे, ये भी भाई साहब डिप्लोब्लास्टिक थे, ये भी डिप्लोब्लास्टिक थे। अगर मैं इनकी बात करूं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर बाइलेटरल सिमिट्री थी, मतलब इनको आप सिर्फ एक ही बार में डिवाइड करके आधा आधा कर सकते थे। हर जगह से काटोगे तो ये इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ते थे, सिर्फ एक ही एंगल होता था, एक ही प्लेन होता था जहां से आप इन्हें डिवाइड कर सकते थे। ये बाइलेटरल थे और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इन्हीं के केस में अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बॉडी कैविटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनके केस में क्या बॉडी कैविटी थी, बॉडी कैविटी इनके केस में बिल्कुल नहीं प्रेजेंट थी। यहाँ पर कोई और लेयर होती है मीजोग्लिया करके, जैसे मैं बोलूँ ऐसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में ऐसी कोई लेयर सी बन जाए, बट यहाँ कोई सेल्स नहीं प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस था ये, जेली लाइक। ये कोई एक्चुअल में मीजोडर्म जैसी कोई लेयर इनमें बनी नहीं थी, अभी मैं आगे बताऊंगा भी। तो ऐसे एनिमल्स को जिनमें कोई कैविटी ही नहीं प्रेजेंट थी, जिनमें कैविटी नहीं प्रेजेंट थी, इनको हम क्या बोलते थे, एसिलोमेट बोलते थे, ठीक है। इनमें वही सब आ गए आपके पॉरीफेरा वाले। यहां पर भी आप क्या बात करोगे, यहां पर भी ये एसिलोमेट ही थे अभी भी, ये भी क्या है, एसिलोमेट ही थे, जिनमें आपका ये दोनों आ गए, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनकी, तो ये एसिलोमेट भी दर्शाएंगे, सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। ये होता क्या है, एक एक करके डिटेल में जाएंगे भी, अभी खाली जान लो। एसिलोमेट भी दर्शाते थे ये, सूडो मतलब फॉल्स, नकली सीलोम, एक सेकेंड, सूडो सीलोमेट, नकली सीलोम, और ये यू मतलब ट्रू सीलोमेट। सीलोमेट, ठीक है। ट्रू सीलोमेट कौन कौन दर्शाते थे, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे। ए सीलोमेट की अगर मैं बात करूं, ध्यान देते जाना, एसिलोमेट विद ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब तीन जर्म लेयर हो, उसके बावजूद इनमें कोई भी कैविटी ना प्रेजेंट हो, ऐसे यहां पर पाए जाते थे। कौन, प्लेटी हेलमेंथीस। सूडो में याद रखना एस्के हेलमेंथीस,
बाकी में एनेलिडा से कॉर्डेटा, ये सब क्या थे आपके यूसीलोमेट एनिमल्स थे। ठीक है, अब हम एक एक करके ये सारे क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, और क्या डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली कहानी, बॉडी कैविटी, इस तरीके से एक एक करके जाते हैं। एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ता हूं। हो गया डन? ठीक है, पहला हम लेंगे क्या, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सबसे पहले ये लेंगे ऑर्गेनिजम्स में। ये चार्ट ही हमें काफ़ी कुछ हेल्प कर देगा। अगर आपको ये चार्ट भी ध्यान आ गया एक बार तो भी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी। देखना, अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल के थे, टिश्यू लेवल, अरे सॉरी, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, फिर तीसरा आपने पढ़ा था ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबके एग्जाम्पल्स भी अभी याद किए थे, पॉरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आएंगे अभी। ठीक है, टिश्यू लेवल में हमने देखा था सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऑर्गन में प्लेटीहेल्मिन्थीस जो ऑर्गन लेवल दर्शाता है, जिनमें ऑर्गन्स होंगे, एस्केहेल्मिन्थीस ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे हम जाते जाते कॉर्डेट्स तक, ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल दर्शाते थे। ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अगला कौन सा था याद है, बॉडी सिमेट्री जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, बॉडी सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, यहीं पे ले लेता हूं, चलो बॉडी की सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, बॉडी सिमेट्री आपने देखा था दो तीन तरीके से बॉडी सिमेट्री, जैसे कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आप क्या देखोगे, सिमेट्रिकल में आप खासकर देखोगे रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, दो चीज़ें देखना। बॉडी सिमेट्री में आप देखोगे एक तो है एसिमेट्रिकल, दूसरा आप देखोगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में भी खासकर कौन सा, एक आप देखोगे रेडियल सिमेट्री, एक आप देखोगे बाइलेटरल सिमेट्री। ये एक बार एनसीईआरटी में देख लेना ज़रा सा। ठीक है, एसिमेट्रिकल में कौन से थे, जिसको आप बॉडी को कट कर ही नहीं पा रहे थे, पॉरीफेरा आते थे इनमें। ठीक है, नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, रेडियल सिमेट्री में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और कोई भी प्लेन आप ले जाओ इनके आसपास से। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड डिवाइड इट इनटू टू हाफ्स, और उसे दो हाफ्स में डिवाइड कर दे। जैसे ये है सिमेट्री, यहाँ पर है, कहीं से भी आप बस सेंटर से होकर गुजार दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बस सेंटर से गुजार दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे, ऐसी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री आप सीधा सा याद रखना, एग्जाम्पल आप इस तरीके से याद रख सकते हो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल। CCE पैटर्न याद रखना, CCE पैटर्न, जैसे CBSE फॉलो करता था CCE पैटर्न एग्जाम्स के लिए, वैसे ही याद रखना। रेडियल सिमेट्री के लिए आपको ध्यान रखना है CCE पैटर्न।
इससे ध्यान आ जाएगा कुछ सिमिट्री की बात हो रही है, वो भी है रेडियल सिमिट्री के लिए। सीसी पैटर्न से क्या लेना देना है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और ये है एकाइनोडर्मेटा। ध्यान रखना ये जो एकाइनोडर्मेटा लिखा है मैंने, ये एकाइनोडर्मेटा एडल्ट फॉर्म का होता है, ये एडल्ट वाला है। और एकाइनोडर्मेटा का जो एम्ब्रियो स्टेज होता है वो बाइलेटरल सिमिट्री दर्शाता है, उल्टा ही दर्शाता है। इसको कभी कभार रेट्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, बट ये सब वर्ड नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट वाला रेडियल सिमिट्री दर्शाता है, एम्ब्रियो वाला बाइलेटरल सिमिट्री दर्शाता है। बाइलेटरल क्या होता है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मान लो हम ही हैं, इनको आप किसी एक प्लेन से काटकर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, ठीक है, सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू एन एक्सिस and divide it into two equal halves, दो इक्वल हाफ्स में बांट दे। तो बाइलेटरल सिमेट्री में बचे हुए सारे आप लिख सकते हो, बचे हुए सारे। यहां तक आ गए टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस से लिख लो, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, 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 एकाइनोडर्मेटा का कौन सा, एकाइनोडर्मेटा का एम्ब्रियो स्टेज कैसा सिमिट्री दर्शा रहा है, बाइलेटरल सिमिट्री दर्शा रहा है। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक जितने भी आप आ रहे हो, ये सब के सब क्या हैं, आपका बाइलेटरल सिमिट्री दर्शा रहे होते हैं, ठीक है। क्या ये कहानी यहाँ तक क्लियर है, ये आप नोट डाउन कर लो। देन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक, क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक बार देख लो आप। हो गया, आ जाओ जरा। देखना, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक भाई ने कमेंट किया था कि मतलब शॉर्ट नोट से रिलेटेड कि शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूं। मैं प्रोवाइड तो कर दूंगा, बट शॉर्ट नोट्स होते क्या है, बायो के केस में दिक्कत ये होती है ना कि बायो में प्रॉपर आप जो ये नोट्स बना रहे हो या फिर जो आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो वहाँ जो हाईलाइट कर रहे हो वही आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्योंकि बायो में एज सच कुछ फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ नहीं होती जैसा हम फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लेते हैं, तो वहाँ तो ठीक है। बायो में क्या है कि किसी भी लाइन से उठ के सवाल आ जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनते ही इसमें कैसे हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स बनते हैं आपके अकॉर्डिंग कि आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हो या जो रीडिंग कर रहे हो आप बार बार भूल जा रहे हो, तो उसको आप हाईलाइट करोगे या अपने इन नोट्स में कुछ ऐड करते चलोगे। यही आपके कोर शॉर्ट नोट्स होते हैं खासकर बायो के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपने एंगल से क्रिएटिव तो आप बना सकते हो, ईजी है। बाकी शॉर्ट नोट्स की एज सच ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बायो में अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने एंगल से भी देख सकते हो, क्योंकि मैं प्रोवाइड अगर कर भी दूँ ना तो वो मेरे अकॉर्डिंग के शॉर्ट नोट्स है, जहाँ पर मैं भूला भटका करता था तो वो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वहाँ आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाओगे, वरना मैं प्रोवाइड कर देता, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स। या तो इसमें आप ऐड ऑन कर लो अपने साथ साथ, या फिर एनसीईआरटी में कुछ ऐसे एरियाज़ को हाईलाइट कर दो जहाँ बहुत बार भूलते रहते हो या कई बार सवाल गलत हुआ है, वही आपका एक्चुअल शॉर्ट नोट्स है, वही आपको बार बार याद दिलाएगा। देखो आते अपने टॉपिक पे, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या समझा रहा था देखना। जस्ट ह्यूमंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, ह्यूमंस का एग्जांपल लो, नॉर्मली जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब एक्चुअल में यही मत समझ लेना कि नहीं डिप्लोब्लास्टिक में भी यही कहानी हो रही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं
यहाँ से ओवरी से ओवर रिलीज होता है, ठीक है, और यहीं कहीं रेंगता हुआ यहाँ से आएगा क्या, स्पर्म बाबा, और स्पर्म फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होते होते खूब सारी सेल्स बनेंगी। मोरुला स्टेज आएगा, ब्लास्टुला, फिर आएगा गैस्ट्रुला, ऐसे स्टेजेस आएंगी, मतलब ढेर सारी मल्टीपल सेल्स की स्टेज आएगी। तो यही सेल क्या होती है, अपने आप को अरेंज करती जाती है लेयर बाय लेयर फॉर्म में, और वही अलग अलग लेयर क्या करती है, अलग अलग ऑर्गन को, अलग अलग टिश्यूज को जन्म देती है। जैसे मैंने टिश्यूज वाले चैप्टर में बताया था कि जो सबसे बाहर वाली लेयर जो बनेगी एक्टोडर्म, वो किसको जन्म देगी, आपके नर्वस सिस्टम ये वाले पार्ट को। फिर आपकी जो सबसे नीचे वाली एंडोडर्म होती थी, वो भी आपके कुछ ना कुछ पार्ट्स को जन्म दे रही होती है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीज़ों में भी बताया था कि इनमें क्या थी, आपकी मीजोडर्म का काफ़ी रोल था, खासकर कनेक्टिव टिश्यू में। तो ऐसे ही समझना, यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, लेयर फॉर्म होती है, मतलब 2 तरीके से आपके ह्यूमंस में तो खासकर चलो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यहाँ पे जस्ट ऐसे समझा रहा हूँ। ये आपकी मैंने बनाई एंडोडर्म कि एम्ब्रियो के स्टेज में कुछ ऐसे सेल्स अपना प्रॉपर तरीके से क्या कर रही हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी लेयरिंग फॉर्म कर रही है। एक नीचे वाली सेल्स हो गई, एक बाहर वाली, ठीक है। तो अंदर वाली जो बनी, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंडोडर्म, और ये जो मैं बाहर साइड बना रहा हूं, इसको आप क्या बोलते हो, एक्टोडर्म, ठीक है। तो जिनमें ऐसी 2 लेयर्स बनी, जिनमें ऐसी 2 लेयर्स आपको नजर आई, उनको आप क्या बोलते हो, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हो, ठीक है। और ये डिप्लोब्लास्टिक में ये ऐसे आउटलाइन बना रहा हूँ, नहीं भी बनाओगे आउटलाइन चल जाएगा। ये जो मैंने बाहर बनाया, ये होता क्या है, एंडोडर्म, और सबसे पहले तो क्या बनती है, फर्स्ट आपकी बनती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, फिर तीसरी आपकी बनती है मीजोडर्म। बट यहाँ पे मीजोडर्म की लेयर वो सेल्स तो नहीं प्रेजेंट होती हैं, वो सेल्स तो नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसे जेली लाइक कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ऐसे समझ लो, जिसकी वजह से यहाँ पे खाली जगह तो नहीं रहती, ओपन सी जगह तो नहीं रहती। तो ये जो तीसरा आपको दिख रहा है, ये क्या है, मीजोडर्म, मीजोडर्म नहीं, मीजोग्लिया बोलते हैं इसको। मीजोडर्म तो पूरी की पूरी लेयर हो गई, ये मीजोग्लिया है जो कि क्या है, जेली लाइक है, ठीक है। ऐसा किन के केस में पाया जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हो, अगर 2 लेयर में है तो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एग्जाम्पल आप सीधा सा याद रख लेना, क्या याद रखोगे, डिप्लोब्लास्टिक में ऐसे जो टार्जन द वंडर कार देखा था आपने मूवी, उसमें वो जो कार का स्टिकर निकालता है, उसमें ऐसे लिखा होता था ना DC करके, तो बस ऐसे ही याद रख लो वहाँ से, या तो आप अपने एंगल से भी याद रख सकते हो। तो मैं तो ऐसे याद रख लेता था DC से। DC से क्या याद आता था कि डिप्लोब्लास्टिक में C तक के आएंगे, मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा तक जो आएंगे वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, तो ऐसे याद आ जाता था। तो यहाँ पे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, अप टू यहाँ तक है ना, मतलब पॉरीफेरा भी आएगा ही, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यहाँ तक क्या आएंगे DC में, ये आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ठीक है, जिनमें ये तीसरी जर्म लेयर अभी बनी नहीं थी। लेकिन इसी में दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है, जब ये गैस्ट्रुला और स्टेज में ऐसे ही बता रहा हूँ कि सेल्स अरेंज कैसे हो सकती हैं। अब हमारे केस में कैसा होता है, हमारे केस में ऐसे 2 तरीके से बनी, एक तो ये अंदर वाली, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इसको गट वॉल भी बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, बॉडी वॉल। इसको आप बॉडी वॉल और इसको आप गट वॉल भी बोलते हो, ठीक है। बॉडी वॉल मतलब हमारी बॉडी की बाहर की दीवार,
गट मतलब ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार, ठीक है। इनके बीच में कोई ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस है, ये क्या है आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, अब प्रॉपर हर चीज़ नहीं बना रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें भी यही लेयर्स प्रेजेंट होंगी। देखना, ये जो बाहर वाली मैंने अभी बनाई, ये क्या है, एक्टोडर्म है, और जो अंदर वाली थी वो क्या थी, एंडोडर्म है। तो ये क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है, कोई भी लिख लो चलेगा। एंडोडर्म, दूसरी मैंने बना दी क्या, एक्टोडर्म। तीसरी आपकी जो लेयर बनी, मैं थोड़ा सा इसमें सीलोम वाला बता दे रहा हूँ इसी बहाने, ठीक है, ताकि आपको ये बात याद आ जाए। ये जो तीसरी मैं रेड कलर की सेल्स बना रहा हूँ, ये क्या है आपकी मीजोडर्म को दर्शा रही है कि ये मीजोडर्म है। अच्छा, क्या ये बात आप देख पा रहे हो कि ये जो मीजोडर्म की सेल्स है, ये आपकी ये जो बीच में मैंने कैविटी बनाई है, इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घेर के रखी है इसको। ये तो आप देख पा रहे हो ना कि प्रॉपर इसको घेर के रखी है। तो पता है ट्रू सीलोम मतलब ट्रू सीलोम वाले ऑर्गेनिज्म, ट्रू कैविटी किनको बोलते थे, जो मीजोडर्म से घिरे हुए होते थे। ये जो तीसरी आपकी लेयर मैंने बनाया है ना, यही होता है क्या, मीजोडर्म। और इसी मीजोडर्म की ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये आपको एनिमल्स में जीता जागता सबूत मिलेगा। खासकर ये जो आपको इनर लाइनिंग दिख रही है, ठीक है। अगर मैं ये ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं कि ऐसी कैविटी हमारे अंदर कहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे हमारे ये बॉडी के ऊपर का रीजन जिसको आप थोरैक्स बोलते हो, नीचे का एब्डोमेन का रीजन, ठीक है। तो ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन की जो इनर लाइनिंग है, ये वही दर्शा रही है क्या है आपका यही इनर लाइनिंग मीजोडर्मल की इनर लाइनिंग बोलते हैं। इसको आप पेरिटोनियम भी बोलते हो। मतलब ये जो मीजोडर्म है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब भी आपसे बोला जाए ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स कौन से होते हैं, तो आप उन्हें बोलोगे कि वो कैविटी होनी चाहिए जो मीजोडर्म से घिरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिनमें बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मीजोडर्म आ रही हो, और मीजोडर्म प्रॉपरली इनर लाइनिंग किसकी हो, वहाँ पे इसी लेयर की इनर लाइनिंग से ये प्रॉपर घिरी हुई होनी चाहिए। वहाँ पर एंडोडर्म या एक्टोडर्म, इन दोनों की इनर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे चारों तरफ घेरा किसका दिख रहा है, मीजोडर्म का ही दिख रहा है। इसके अंदर अगर कैविटी प्रेजेंट है, इसके अंदर अगर ओपन स्पेस दिख रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसी को मैं बोलता हूँ क्या, ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखे जाते हैं, बट ध्यान रखना ट्रिप्लोब्लास्टिक में कुछ एनिमल ऐसे आते हैं जिनमें ये कैविटी बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, 3 जर्म लेयर, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 जर्म लेयर होनी चाहिए, उनको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हो सकता है ये जर्म लेयर 2-3 फॉर्म में पाई जा सकती है, ऐसे ही नॉर्मली बना रहा हूँ। हो सकता है ये जर्म लेयर, जैसे कि एक ऐसे मैंने बाहर सी बनाई, रफली बना रहा हूँ इसे, एकदम एक्चुअल मत समझना। दूसरी मैंने बीच में बनाई, ठीक है। हो सकता है जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर एकदम पूरी की पूरी इसको भर दे, कोई कैविटी ही ना छोड़े, ऐसा भी तो हो सकता है। और जो भी एनिमल कैविटी ना रखें बीच में, एसीलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं। बट ध्यान रखना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और क्या है, एसीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसीलोमेट है। एसीलोमेट मतलब बॉडी की कैविटी नहीं प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन बहुत ध्यान से याद रखना किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती है।
ये ध्यान रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक विद एसीलोमेट कंडीशन। अच्छा एक और चीज़ देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मीजोडर्म हो, ठीक है, मीजोडर्म हो, बट वो क्या करो, उसको मैं ऐसे छोटे छोटे उसके लड्डू बना के बीच में डाल दूं। कहाँ? इसके बीच में। जैसे समझ लो ये मैंने बनाया, कई तरीके से मीजोडर्म को रख सकता हूँ ना। एक तो था कि भाई मीजोडर्म प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो 3 तरीके से। एक, अगर ऐसा प्रेजेंट है कोई गैप ही नहीं छोड़ा है, तो एसीलोमेट, जिसमें कोई भी सीलोम या कैविटी नहीं है। जिनमें सीलोम प्रॉपर कैविटी है, मतलब जो मीजोडर्म की इनर लाइनिंग को पूरा दर्शा रहा है, वो क्या है, इनको ट्रू सीलोम बोलते हैं। आप इसको आप क्या बोलोगे? ट्रू सीलोम। ये ट्रू सीलोम है। इनकी इनर लाइनिंग कहाँ कहाँ पाई जाएगी पता है? एक तो अभी आपको बताया एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, जिसको आप क्या बोलते हो? पेरिटोनियम। और एक ये कहाँ पाई जाएगी? लंग्स की इनर लाइनिंग में, लंग्स की इनर लाइनिंग में, जहां पर आप प्लूरल कैविटी देखते हो। और ये एक हार्ट की भी इनर लाइनिंग में पाई जाएगी। ये सब क्या दर्शा रही है कि आप ट्रू सीलोम एनिमल हो। लेकिन ये क्या, ये ट्रू सीलोमेट तो है ही नहीं, ये तो एसीलोमेट कंडीशन है। कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात कर रहा हूं। और तीसरा एक बता रहा था कि 3 जर्म लेयर होगी तो, लेकिन वो प्रॉपर, वो नकली लगेगी, स्यूडो सीलोमेट भी इनको बोला जाता है। जैसे कि मैं यहां पे ऐसे बना दूं, ये तो क्या थी? एक्टोडर्म थी। अभी मैंने मीजोडर्म नहीं बनाई है, ये एक्टोडर्म थी। अब मैंने क्या किया, मीजोडर्म बनाया तो, लेकिन ऐसे में मीजोडर्म के मैंने लड्डू रख दिए बीच बीच में, मीजोडर्म के ऐसे लड्डू रख दिए। अच्छा मुझे कोई बताएगा, ये चीज़ मुझे ज़रा बताना, कि आप बोलोगे कि भाई साहब इसमें कैविटी तो मुझे नज़र आ ही रही है, मुझे कैविटी तो नज़र आ रही है, ये सब ओपन स्पेस, ये सब क्या है? ये कैविटी तो है, यहाँ पे कोई जेली लाइक सब्सटेंस भी तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मीजोडर्म, तीनों डर्म प्रेजेंट है। ये क्या है? ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है, और साथ ही साथ ये जो तीसरा है मीजोडर्म भी प्रेजेंट है। तो मतलब आप ये तो आप कह सकते हो इसको कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन ये जो कैविटी आप दिखा रहे हो, मैं इसे सच्ची कैविटी नहीं मानूंगा। सच्ची कैविटी मैं इसको मानता हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नकली, मतलब फॉल्स, मतलब सूडो सीलोमेट इनको बोलूंगा मैं। तो ये क्या है आपके? सूडो सीलोमेट इनको बोलूंगा। ऐसी कंडीशन कहां पर पाई जाती है पता है? एसके हेल्मिन्थीज में। ठीक है, ये चाहो तो एक बार देख लो। थोड़ा सा अभी सीलोम वाला मैं एक बार याद करने का बता देता हूं, एग्जाम्पल डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखो ध्यान देना जरा सा। देखना, सीलोम के टाइप ही तो देख रहे थे। एक जिनमें कोई कैविटी ना प्रेजेंट हो, ए सीलोमेट। एक जिनमें कैविटी प्रेजेंट तो है बट वो नकली वाली है, मतलब स्यूडो सीलोमेट। एक जिनमें सच्ची कैविटी है, मतलब यू सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट, या फिर ट्रू सीलोम। यही 3 तरीके के अभी देख रहे थे। अच्छा मुझे बताओ, ए सीलोमेट में कौन कौन आते हैं? ए सीलोमेट जिनमें कोई कैविटी ही ना हो प्रेजेंट, तो आप यहां पे लिख लो कैविटी एब्सेंट। किसके किसके बीच में? बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल।
गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी ना प्रेजेंट हो, कैविटी एब्सेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, उसको आप क्या बोलते हो? एसीलोमेट। अच्छा, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी ना प्रेजेंट होना क्या डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों दर्शाते हैं क्या? बिल्कुल हाँ। डिप्लोब्लास्टिक अगर आप देखो तो उनमें भी कैविटी एब्सेंट थी, लेकिन जो आपकी मिडल वाली जो लेयर थी वो कैसी थी? जेली लाइक थी, तो वो डिप्लोब्लास्टिक थे, उनमें भी कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट थी। उसी तरह मैंने अभी जस्ट एक और बताया प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसमें भी 3 जर्म लेयर होती थी जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, जिसमें मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तीनों के तीनों थी, लेकिन उसमें कैविटी एब्सेंट थी, तो वो भी किस में आ गई? एसीलोमेट के कंडीशन में ही आ गई। तो आप यहाँ पे याद रख लोगे एग्जाम्पल, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब फाइलम लिखा रहा हूं, बाद में एग्जाम्पल्स याद कर लेना आप, ताकि ये चीजें समझनी आसान हो जाए। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। अच्छा, इन सब में आपको ये तो पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक थे, सिर्फ इकलौता यही ट्रिप्लोब्लास्टिक था। फिर यहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरुआत हो गई थी, फिर वो चाहे स्यूडोसिलोमेट हो या यूसिलोमेट हो, सब क्या थे? 3 लेयर वाले। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट को आपने नकली क्यों बोला, मुझे ये बताओ। नकली आपने ये बोला क्योंकि उसमें क्या था? मीजोडर्म की इनर लाइनिंग नहीं थी, मतलब वो मीजोडर्म से घिरा हुआ नहीं था, वो जो कैविटी थी उसकी, बस यही उसकी एक गलती थी। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कैविटी तो प्रेजेंट थी, कैविटी प्रेजेंट थी, मुझे भी दिखाई दी, लेकिन वो मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं थी। कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, उसको मैं सूडोसिलोमेट बोलता था। ऐसा किन में देखने को मिलता है मुझे? एसके हेल्मिन्थेस। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना जरा सा, जब आप ये सीलोम वाला याद रखना ना, बस यही बात याद रखना कि एसके हेल्मिन्थेस जो होते हैं ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और इनके पीछे वाले जितने भी ये सब एसिलोमेट और इनके आगे वाले यूसिलोमेट। तो ये सीलोम वाले आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा यूसिलोमेट, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं लिखने की, हमें भी पता है कि जो कैविटी थी ये प्रेजेंट तो थी, कैविटी लाइंड भी थी, लाइंड बाई मीजोडर्म, उसको आप क्या बोलते थे? ट्रू सीलोम बोलते थे। ये किन में पाए जाते थे? बाकी सारे जितने भी आ गए आपके एसके हेल्मिन्थेस के बाद, एसके हेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये जितने भी थे आपके, ये सब के सब क्या है? ट्रू सीलोम दर्शाते थे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे? वो वाले ट्रू सीलोम दर्शाते थे। ठीक है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा आगे बता देता हूं। हो गया? देखना, यहीं पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपसे सेगमेंटेशन को लेकर। सेगमेंटेशन, ठीक है, कि किन में ट्रू सेगमेंटेशन थी, किन में नकली सेगमेंटेशन थी, मतलब फॉल्स या फिर सूडो सेगमेंटेशन कह लो, कोई बात नहीं। सेगमेंटेशन, अरे मतलब जिनकी बॉडी को आप देखकर बता सकते हो कि हाँ इनके सारी चीज़ें ऐसे एक एक खांचे में डिवाइड करती दिखाई दे रही है, सेगमेंट्स में डिवाइड करती दिखाई दे रही है। तो सेगमेंटेशन 2 तरीके के मुझे पढ़ने हैं, एक जो नकली वाला है फॉल्स सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंटेशन तो है बट वो सच्चा सेगमेंटेशन नहीं है, मतलब वो सच्चा नहीं था, और जो सच्चा है उसे मैं ट्रू सेगमेंटेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, आखिर कहना क्या चाहते हो? देखो, फॉल्स सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? खासकर प्लेटीहेल्मिन्थेस में। जैसे ये समझ लो मैंने बनाया प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर, जिसको आप नीमाटोडा कह लो, इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में होती है, बट पता है इनके केस में होता क्या है?
ये अपने एम्ब्रियो के स्टेज में जब ये छोटे होते हैं, ठीक है, जब ये डिवाइड नहीं किए होते, जब ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो इनमें आप नंबर ऑफ सेगमेंट गिनोगे तो कुछ आपको मान लो सिलेक्टेड सेगमेंट दिखे कि हाँ ये जब ये एम्ब्रियो स्टेज में था तो इनमें इतने सेगमेंट थे। ये जैसे जैसे बड़ा होता है ना वैसे वैसे इसके सेगमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं, इसके सेगमेंट ऐड होते चले जाते हैं। तो इसमें ऐसा समझ ही नहीं आता कि भाई आप में एक्चुअल में कितने सेगमेंट है, बता तो दो। ये लाइफ टाइम सेगमेंट ऐड करते रहते हैं। तो इनको हमने ट्रू सेगमेंट की कैटेगरी से हटा दिया कि भाई तू यहाँ से निकल लो तुम। किसको? प्लेटीहेल्मिन्थेस को। ट्रू सेगमेंटेशन मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? ट्रू वाली एक आप देखने को पाओगे एनेलिडा, अर्थवर्म को जब आप देखोगे तो वो बाहर से भी ऐसे लगता है कि ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में नजर आ रहा है। जब आप उसकी इंटरनल स्टडी करोगे, अंदर से पढ़ोगे, तो भी वो अंदर से उसमें डिवीजन नजर आएगी कि भाई ये अंदर से भी बटा हुआ है। तो इनमें आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा आपने पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा जैसे कि कॉकरोच, इसमें भी आपको सेगमेंट्स नजर आते हैं, लेकिन ध्यान देना अंदर साइड पे सेगमेंट नहीं नजर आते, बाहर साइड से देखने को नजर आते हैं। इनकी बाहर की बॉडी सेगमेंटेड नजर आती है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा थे इनमें भी सेगमेंट्स तो है ही ना। ऐसा नहीं है कि इन एनिमल्स में जब ये एम्ब्रियो स्टेज में तो सेगमेंट्स इनमें कम थे, बाद में बढ़ गए ना, ये जितने पहले थे उतने ही बाद में थे। तो इनको हमने ट्रू सेगमेंट्स में रखा। तो आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो इनमें एक्सटर्नल सेगमेंट्स थे। उसी तरह अगर मैं हमारी बात करूं कॉर्डेट्स, तो अभी आप बोलोगे हमारे अंदर कहाँ सेगमेंटेशन होती है, हमें कहाँ नजर आती है? बिल्कुल होती है, हमारे में अंदर साइड पर होती है। कुछ लोग को पता भी होगा, जैसे कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स देख लो, ये भी क्या है? सेगमेंटेड ही तो है। ये भी दर्शा रही है क्या कि आप में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। या फिर ये वर्टिब्रल कॉलम, ये जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये भी आपकी प्रॉपर जितनी भी ये जो हड्डियां, ये भी क्या दर्शा रही हैं? सेगमेंट में दर्शा रही है। ये भी क्या है? इंटरनल सेगमेंटेशन दर्शा रही है। 26 वर्टिब्रे, तो ये क्या है? इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो हम भी क्या है? ट्रू सेगमेंटेशन दर्शा रहे होते हैं। अच्छा, इनमें एक और जरा सी यहीं पे बात लिखी है, नोट डाउन कर लेना। डाइजेशन को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक में ऐसा बोला है जिसमें इनकम्प्लीट होता है, एक में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आखिर इनका कहने का क्या मतलब है? मतलब इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल थी, इनकी एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट का मतलब है इन एलिमेंट्री कैनाल की सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो, सिर्फ एक ओपनिंग हो जो माउथ और एनस का दोनों का काम कर रहा हो। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जिसमें माउथ और एनस दोनों ही अलग अलग हो, उसको आप क्या बोलते हो? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हो। ये हम लास्ट में जब पूरा एक चार्ट पढ़ेंगे ना, तो वो चार्ट में हम प्रॉपर चीजें समझ लेंगे कि कहाँ से क्या चीज शुरू हुई थी, कहाँ तक क्या एब्सेंट था। ठीक है, अभी ये वर्ड्स का मतलब समझ लो खाली। इनकम्प्लीट क्या? जहां पर सिंगल ओपनिंग वर्क एज माउथ एंड एनस, जो माउथ और एनस की तरह काम कर रहा हो, सिंगल ओपनिंग हो। यहां पर 2 सेपरेट ओपनिंग्स, वर्क एज माउथ एंड एनस, जो माउथ और एनस का अलग अलग काम कर रहा हो, सेपरेट ओपनिंग है, उन्हें आप क्या बोलते हो? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हो। ठीक है, इसी बेस पे सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात की है कि किसी में ओपन टाइप का होता है, किसी में क्लोज टाइप का होता है। ये भी दोनों एक बार समझा देता हूं, ये नोट डाउन कर लो आप। हो गया? देखना, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं।
कुछ में होता है ओपन टाइप, मतलब खुला हुआ, कुछ में होता है क्लोज्ड टाइप। इसका मतलब क्या होता है? ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि इनका जो ब्लड है ये हार्ट से पंप तो होगा, लेकिन वो किसी ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑर्गन और टिश्यूज या सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। डायरेक्टली उसमें क्या होगा, ये टिश्यूज को नहला देगा या सेल्स को नहला देगा, मतलब ब्लड से नहला देगा, क्योंकि कोई पाइपलाइन तो गई ही नहीं है। तो ऐसे समझो कि आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया हो कहीं पे, तो ये ऐसे ही नहा लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज टाइप में पाइपलाइन के थ्रू पानी जा रहा है, तो पाइप के थ्रू सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब आर्टरीज, वेन, इन चीज़ों का रोल आ रहा है। तो ये क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये किसी क्लोज पाइप में ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पानी लिया और ऐसे ही उड़ेल दिया, यहाँ पे तो पाइप के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे जो ब्लड है ये डायरेक्टली क्या होता है, टिश्यूज और आपके सेल्स को डायरेक्टली बेध, मतलब नहला दे रहा है, आप ऐसा कह लो। तो ओपन टाइप क्या है, हार्ट पंप्स ब्लड directly outside and tissues and cells bathed in it। टिश्यूज और सेल उसमें नहा लेते हैं। लेकिन क्लोज टाइप में ब्लड पम्प्ड आउट बाय ब्लड वेसल्स, वो भी कौन कौन से, आर्टरी हो गई, वेन हो गई, कैपिलरीज हो गई। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे भी। क्लोज टाइप का कहाँ पर आया था, सबसे पहले एनेलिडा में आया था, फिर वहां से सारी चीजें हुई। इसके पहले वालों में ओपन टाइप था। ये सब हम देखेंगे लास्ट में, जब चार्ट बनाएंगे सब समझ लेंगे, खाली अभी इनके मतलब समझ लो। ठीक है, यहीं पे एक और बात नोटोकॉर्ड को लेकर कही गई है स्टार्टिंग में ही। जब आप ये एंड करते हो वहाँ पर नोटोकॉर्ड को लेकर बात कही गई। नोटोकॉर्ड वैसे पता है ये कॉर्डेट्स का फीचर होता है। जो भी कॉर्डेटा होते हैं इनमें क्या होता है, इनके ये डॉर्सल ऐसे पीछे साइड पे, बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो काफ़ी सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जिनमें भी प्रेजेंट होता था उन सभी को हम क्या बोलते थे, कॉर्डेट्स बोलते थे। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डॉर्सल साइड पे होता है, ये जिनमें एब्सेंट होता था, जिनमें नहीं होता था, उन सबको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते थे। जैसे कि पॉरीफेरा से लेके आपके जितने भी आपके आए हैं कॉर्डेट्स के पहले पहले, वो सब क्या है, आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नोटोकॉर्ड जस्ट ऐसे ही एक डायग्राम कहो तो बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे मैंने बना दिया माउथ ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे मैंने बना दिया एनस। ठीक है, ये क्या है, माउथ है, ये मैंने बना दिया एनस। यहीं पे ऐसे पीछे डॉर्सल साइड पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वैसे ये सब है नहीं सिलेबस में डिटेल में कि एक्चुअल में नोटोकॉर्ड ये सब क्या होता है। इसका सबूत आपको देखने को मिल सकता है कि ये काफ़ी ऐसे सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये आपके पता है वर्टिब्रल के कॉलम के जो वर्टिब्रल डिस्क होती है ना, वो भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कहीं ना कहीं। तो मतलब आप खाली ये समझो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है हमारे, जिसको आप क्या बोलते हो, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, ये डॉर्सल प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, रॉड लाइक होगा, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा। और ध्यान रखना ये मीजोडर्म से डिराइव होता है। आपने पढ़ा भी है कि कनेक्टिव टिश्यू जो था वो क्या है, मीजोडर्मल से, मतलब मीजोडर्म की लेयर से क्या होता था, वो डिराइव हुआ होता है। और मीजोडर्म अभी हम पढ़ के आए हैं
जो तीसरी जर्म लेयर थी मीजोडर्म, वहीं से अगर ये अराइज हुआ है, मतलब ये कार्टिलेज में भी आपको नज़र आने लग जाता है कहीं ना कहीं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी। तो यहाँ पर ये बात याद रख लेना कि मीजोडर्म से ये डिराइव हुआ होता है, तो ये बात याद आ जाएगी, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से अराइज हुआ होता है। नोटोकॉर्ड अगर बता ही रहा हूँ तो पीछे आपको नर्व कॉर्ड के बारे में भी बताता चलता हूँ कि ऐसे ही यहाँ पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि सॉलिड नहीं होती, ये आपकी ऐसे हॉलो होती है। ये क्या है, जहाँ पर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाएगा, ठीक है, इसको आप क्या बोल रहे हो, नर्व कॉर्ड। ये क्या है, आपके डॉर्सल साइड होगी, डॉर्सल होगी, हॉलो होगी, ठीक है, खाली होगी, खोखली, सॉलिड नहीं होगी। तो डॉर्सल होगी, हॉलो होगी। और ये कौन से लेयर से बनी है, हमें भी पता है, जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख रहे थे, एक्टोडर्म ओरिजिन होता था नर्वस सिस्टम का, बताया भी था ये चीज़। तो इनका जो ओरिजिन होता है ये एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन, इनमें ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड वाली ये बात समझ आई। इसी पे यहीं पे याद रखने के लिए लिख लेना कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें आप कॉर्डेट्स बोलते हो। नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट हो या जिनमें एब्सेंट हो, जिनमें प्रेजेंट होती है उनको आप क्या बोलते हो, कॉर्डेट्स बोलते हो। और जिनमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उनको आप क्या बोलते हो, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हो, है कि नहीं, ठीक है। यहां तक हम ये सारी चीजें अपनी कवर कर चुके हैं। इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इसके बाद से हम पढ़ने वाले, जहाँ पे हम फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एक एक करके सारे मेंबर्स को पढ़ेंगे। बट उससे पहले अभी जो चार्ट एक बार आपको समझाया था वो उस पर भी एक बार अच्छे से नज़र डाल लेना। और ये जो भी सारी चीज़ें आपको बताया एक बार आप रिवाइज करके देन आप नेक्स्ट लेक्चर में आना, हम एक एक करके सारे फाइलम्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक रिवाइज कर लो, मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच।